हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। बोल रहे हैं कभी कभार हमारी परीक्षा केवल इसलिए ली जाती है, हम किसी कई बार होते हैं ना, हम परेशानी में बड़े उलझ जाते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही क्यों गलत हो जाता हूँ हर बार। तो आप ये सोच लो कि हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ डिस्कवर होने वाली है, इस परेशानी के बाद से आपके अंदर क्या ताकत है वो डिस्कवर होने वाली है, राइट। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज for SSC CGL 2024. A continued focus on modernization has been listed among the top priorities of General उपेंद्र द्विवेदी। बोल रहे हैं निरंतर फोकस करना किस चीज के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन। ये किसका हैज बीन लिस्टेड अमंग मतलब कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जो सबसे प्रमुख प्राथमिकताएं हैं कि मुझे ये काम करने हैं, उसमें ये भी लिस्ट में शामिल है। जो कौन है? द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है? 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। द वाइस चीफ सिंस फेब्रुवरी, और ये वाइस चीफ है फेब्रुवरी महीने से। ही टेक्स ओवर फ्रॉम जनरल मनोज पांडे। इन्होंने अब किससे टेक ओवर लिया है? टेक ओवर मतलब किससे चार्ज लिया? इससे पहले कौन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जनरल मनोज पांडे। हुज टेन्योर इन एन अनयूजुअल मूव, जिनका टेन्योर मतलब कार्यकाल एक बहुत ही अनयूजुअल यानी कि आमतौर पे जो नहीं होता ऐसे कदम के तौर पे वॉज एक्सटेंडेड बाय अ मंथ, जिनका कार्यकाल एक महीने से बढ़ा दिया गया था। जनरल द्विवेदी has pointed to a faster induction of new technology and greater emphasis on self-reliance. जनरल द्विवेदी ने इशारा किया है कि हम फास्टर इंडक्शन मतलब कि जल्दी जल्दी शामिल करेंगे अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी जल्दी शामिल करेंगे और ज्यादा हम जोर देंगे सेल्फ रिलायंस के ऊपर। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। एमिड द रैपिडली चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, किसके बीच में? जब दुनिया भर का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है यानी कि जो जियोलॉजी है और पॉलिटिक्स है, जियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, वो चेंज हो रही है, तेजी से चेंज हो रही है, उसके बीच में हम ज्यादा एम्फोसिस किसके ऊपर देंगे? आत्मनिर्भरता के ऊपर। Acknowledging the unique security challenges, he has given an assurance of Army's capability and readiness. बोल रहे हैं कि ये स्वीकार करते हुए कि हमारे सामने बहुत यूनिक, बहुत ही अलग तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का कि आर्मी जो है वो केपेबल है और तैयार है। अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आर्मी केपेबल भी है और तैयार भी है। As the standoff with China along the line of actual control in eastern Ladakh lingers on. अब जैसे कि एक गतिरोध जो चाइना के साथ में बना हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मसले पे, the army chief's immediate concern will be to tackle the spike in terror attacks in the जम्मू रीजन। तो आर्मी चीफ का जो अभी प्रमुख, क्योंकि वहां पे तो अभी स्टैंड ऑफ है, अभी कोई हमला वमला हो नहीं रहा, वहां पे कोई फाइटिंग हो नहीं रही, इस वक्त गतिरोध बना हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त की मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? जम्मू में भी हाल फिलहाल में टेरर अटैक्स जो है बढ़ गए हैं, तो उससे निपटना, जो ये इमीडिएट राइज हुआ है, सडन राइज हुआ है जम्मू रीजन में टेरर अटैक्स का, उससे निपटना आर्मी चीफ का इमीडिएट कंसर्न होगा, तुरंत प्रभाव से चिंता करने वाली बात होगी। He had, as the Northern Army Commander, effected major deployment changes in the area bordering Pakistan. जब ये आर्मी कमांडर थे, नॉर्थ विंग के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, तब उन्होंने बहुत बड़े डिप्लॉयमेंट चेंजेस, डिप्लॉयमेंट मतलब तैनातगी को लेके जो चेंजेस किए गए थे उस एरिया में जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ था, वो किए थे, उन्होंने काफी बड़े चेंजेस किए थे। थिएटराइजेशन प्लान्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीइंग ओवरसीन बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस। थिएटराइजेशन क्या होता है कि आर्मी, नेवी प्लस एयरफोर्स, इन तीनों को एक साथ मिला के फोर्स बनाई जाए। अब वो ऐसा नहीं कि कोई अलग से फोर्स खड़ी कर दी जाएगी, नहीं, पर कुछ टुकड़ियां इनकी इस तरीके से कुछ जियोग्राफिकल एरियाज में तैनात किए जाएं जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, तीनों हो। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हर इलाके में एयरफोर्स और नेवी नहीं होती, कुछ इलाकों में एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, कुछ इलाकों में नेवी स्टेशन होते हैं और बाकी इलाकों में आर्मी स्टेशन होते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कि हर जगह पे कुछ ऐसे रीजन जहां पे ज्यादा
खतरे की आशंका है या ज्यादा संभावना है कुछ चीजों की होने की, तो वहां पे इन तीनों का कंबाइंड एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि किसकी अध्यक्षता में हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में हो। और ये अभी भी कार्य के प्रगतिशील कार्य है। elaborate consultative mechanisms are time consuming। अब क्योंकि इसमें इन डिटेल कंसल्टेशन ली जा रही है बार बार कि अच्छा यहाँ पे हमने ये सोचा, ये किया कि ठीक है, नहीं है ठीक, चलो इसको हटाते हैं, तो इस तरीके से इसमें बार बार इन डिटेल डिस्कशंस हो रही हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। एंड सो दे शुड बी, और ये होनी भी चाहिए टाइम कंज्यूमिंग, कि आनंद फानन में करने वाला काम है नहीं। इट इज वाइटल टू इंश्योर देयर इज नो फोर्स्ड एक्विसेंस। ये बहुत जरूरी है सुनिश्चित करना कि भाई कोई भी फोर्स्ड अग्रीमेंट्स नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने एयरफोर्स को फोर्स कर दिया कि नहीं, वो बोल रहे कि नहीं अभी हम इस इलाके में नहीं आ सकते, लेकिन आपने उनको फोर्स कर दिया, बाध्य कर दिया कि नहीं आ पाओ। द envisaged synergy between the army, air force and the navy has to be a natural progression of shared goals and purposes। बोल रहे हैं जो इमेजिन्ड सिनर्जी है, सिनर्जी मतलब घुलना मिलना, एक दूसरे के साथ में तालमेल में मिलाना, किसके बीच में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में जो एक हमने इमेजिन करी है कि एक सिंक में ये रहे, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए। किस चीज का, उनके उद्देश्य सेम होना चाहिए, उनके पर्पस सेम होना चाहिए, तभी नेचुरली हो पाएगा। ठीक है, टू एक्चुअलाइज इट द रोल ऑफ द सर्विस चीफ्स बिकम्स क्रिटिकल। तो इस चीज को हकीकत बनाने के लिए जो सर्विस चीफ्स हैं उनका रोल जो है वो बहुत अहम हो जाता है। डिमांड्स ऑफ अ हायर परसेंटेज ऑफ अग्निवीर रिटेंशन इन द एंड ऑफ 4 years have found resonance in political circles। बोल रहे हैं कि जो डिमांड बार बार की जा रही है कि अभी बोला ना कि 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे और उसके बाद 4 साल बाद में 70% को हटा दिया जाएगा, केवल 30% ही रखे जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि इसका परसेंटेज बढ़ाने की जो डिमांड है उसका उसकी जो ध्वनि है, रेजोनेंस क्या होता है, कोई आवाज जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उसकी जो गूंज है वो पॉलिटिकल गलियारों में गूंज रही है, particularly after it became a major election issue recently। खास तौर पे तब जब हाल फिलहाल में हुए नेशनल इलेक्शंस के अंदर ये अहम मुद्दा बना रहा। How concerns over the Agnipath recruitment schemes are handled by General Dwivedi will be keenly watched। बोल रहे हैं अब किस तरीके से अग्निपीर के रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, जो मसले हैं, वो जनरल द्विवेदी उन मसलों को हैंडल करेंगे। ये बड़ी बारीकी से जांचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। General Dwivedi, who was commissioned into the Jammu and Kashmir Rifles in 1984। जब जनरल द्विवेदी ने अपने आर्मी करियर की शुरुआत कैसे करी, वो कमीशनड ऑफिसर बने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में 1984 में। इज एन एल्यूमिनस ऑफ द सैनिक स्कूल एट रेवा। वो सैनिक स्कूल रेवा से पढ़ाई करके आए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। ही एंड नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी स्टडीड टुगेदर। उन्होंने और नेवी चीफ जो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इन दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी है। दैट्स अ कंफर्टिंग कोइंसिडेंस। ये अच्छी बात है, अच्छा एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि क्या होता है कई दफा हमें शायद ना पता चलता हो, लेकिन मान लो कि आर्मी एक प्लान ए की बात कर रही है, ठीक है, नेवी प्लान बी की बात करी, इन दोनों के अंदर कन्फ्लिक्ट हो गया। अब क्योंकि इन दोनों ने साथ में पढ़ाई करी है, दोनों हो सकता है ए प्लान और बी प्लान के बीच में कोई ए बी प्लान निकाल ले। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये दोनों क्योंकि एक साथ पढ़े हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा एक कोइंसिडेंस है आर्म फोर्सेस की फ्रेटर्निटी के लिए। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनकी सबसे टॉप प्राथमिकताओं में सबसे पहली क्या है कि वो आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रूप्स इनकरेक्ट है, रिड्यूसिंग मिलिट्री स्पेंडिंग इनकरेक्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो बात यहाँ पे फिर वही आ जाती है कि जब बाकी सब देश आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाकी सब देश अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान ये बोल के कि हम युद्ध नहीं करते, हम पहले लड़ाई नहीं करते, ये बोल के हम अपनी आर्मी को बिल्कुल कमजोर नहीं कर सकते। 47 हमें याद है हम प्रिपेयर्ड नहीं थे वॉर के लिए, पर फिर भी हमें जंग लड़नी पड़ी थी और काफी हमें नुकसान हुआ था। अब कई लोग तर्क देंगे कि भाई हमने कश्मीर को वापस कर लिया था, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा हमने कश्मीर का खो दिया, राइट। तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
What is General Dwivedi's stance regarding the induction of new technology in the army? कि जनरल द्विवेदी का क्या ओपिनियन है कि भाई नई टेक्नोलॉजी को आर्मी में किस तरीके से लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है। तो उन्हें बोला ना कि जल्दी जल्दी हमें लाना चाहिए। He believes it should be reduced, कम करना चाहिए। Incorrect है। He has pointed to a faster induction of new technology. Option B is correct. Why are the theaterization plans and structural reforms described as being time consuming? क्यों है वो टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि उसमें elaborate consultative discussion चलती है, मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। Due to lack of funding. Incorrect. Because they are of low priority. Incorrect. Due to elaborate consultative mechanism. Option C is correct. How are the relationships among the Army, Air Force and Navy described in the context of theaterization plans? बोल रहे हैं कि जब हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को थिएटराइजेशन प्लान्स के डिस्कशन करते हैं तो इनके रिश्ते को कैसे हम समझाते हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं हम थिएटराइजेशन के अंदर में, इनके रिश्ते में सिनर्जी लाना चाह रहे हैं, एक सिंक लाना चाह रहे हैं, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉम्पिटेटिव उनमें प्रतिद्वंदिता बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं। कन्फ्लिक्टेड बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं। सिनर्जिस्टिक इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? देखो टोन में क्लियर कट एक नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं, उनके आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या ओपिनियंस हमें अभी तक पता चले हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, एंथुजियास्टिक अरे वाह द्विवेदी जी बन गए ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. One who studies the evolution of mankind. जो इंसानी नस्ल की एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब फर्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो एनार्की में बिलीव करते हैं। एनार्की मतलब क्या? जो जिसमें किसी का भी शासन नहीं होता, कोई सरकार, कोई राजा, कुछ नहीं होता, लोग ही अपने आपस में डिस्कशन करके फैसला करते हैं। एमेच्योर, नौसिखिया। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब जो विद्रोही स्वभाव का होता है। एक होता है प्रोटेगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट, है ना। तो क्या होता है जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, नेगेटिव व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज करेक्ट। Shantanu violated the rules of the college when he started screaming and shouting in the premises. बोल रहे हैं शांतनु ने सारे रूल्स कॉलेज के उल्लंघन कर दिए जब वो कॉलेज के दायरे के अंदर, उसके प्रेमाइस के अंदर, उसकी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर में चीखने चिल्लाने लगा। अब हमें यहाँ पे रिडीम का एंटोनिम बताना है। रिडीम का मतलब होता है कोई गलती करने से बचाना, ठीक है। अब वायलेट करना मतलब गलती करना, तो वायलेट क्या किया? उल्लंघन कर दिया। और रिडीम मतलब गलती करने से बचा लेना या गलती करने के बाद कुछ उसके लिए प्रायश्चित करना। सो ऑप्शन बी वायलेटेड इज करेक्ट एंटोनिम फॉर रिडीम। समथिंग टू बी इजिली कैरिड और मूव। जिस चीज को हम आसानी से उठा सकते हैं या मूव कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल फैंस आते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, पोर्टेबल टेबल्स होते हैं, राइट। रोबस्ट मतलब मजबूत, स्टैग्नेट मतलब एक जगह पे ठहरा हुआ, फ्रेजाइल जो टूट सकता है, पोर्टेबल जो मूव हो सकता है। एन इमेजिन्ड प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक ऐसी स्थिति या अवस्था जहां पे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है उसको बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। डॉफ मतलब बौना। क्रोनोलॉजी मतलब समय क्रमानुसार। ऑक्टोजनरेनियन, ऑक्टो, ऑक्टो से मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। तो 80 टू 89 के एज ग्रुप के अंदर जो लोग फॉल करते हैं वो होते हैं ऑक्टोजनरेनियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पुअर फिजिकल और मेंटल कंडीशन। किसी की अगर मान लो सेहत खराब है तो उसको क्या बोलेंगे? इल हेल्थ। किसी की अगर मानसिक कोई तबीयत खराब है, मानसिक रूप से कोई बीमार है तो क्या बोलेंगे? इल हेल्थ। इल नेचर, इल नेचर मतलब कोई अच्छा फ्रेंडली नहीं है, एग्रेसिव हो सकता है, खड़ूस हो सकता है। इलिसिट, इलीगल। इल फेटेड दुर्भाग्यवश। और इल हेल्थ मतलब खराब सेहत। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
दे वर लेट इन द सन द इंटायर मॉर्निंग, दे वर लेट, उनको रखा गया, उनको लेटाया गया सन में पूरी मॉर्निंग के लिए, या दे वर लेइंग इन द सन द इंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम, तो क्या होगा, दे वर लेइंग, LAYING, लेइंग, वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे सूरज में पूरी सुबह, जब तक सुदर्शन नहीं आ गया तब तक वो सूरज में लेटे हुए थे। The feeling of weightlessness while skydiving is known to exhilarate many people. Exhilarate के यहाँ पे स्पेलिंग हमें करेक्ट बताने हैं। exhilarate क्या होते हैं, XEXHILARATE, exhilarate, ठीक है। बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल हल्कापन लगता है जब कोई व्यक्ति स्काई डाइविंग करता है, तो उससे कई लोगों को बहुत ही खुशी महसूस होती है। एक्सिलरेट का मतलब होता है खुशी फील करना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली, बाय के बाद में जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सपोर्ट करना वर्ब, एक्शन हो रहा है, तो किसको नहीं सपोर्ट किया, आई, मतलब मुझे नहीं किया, मी, तो माई फैमिली नेवर सपोर्टेड मी, माई फैमिली have never supported me, my family had never supported me, my family never supported me, option C is correct। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स में स्प्लिट करा है, जिसमें एरर है वो बताना है। द फेमस ऑथर क्लियरली मेंशन्ड ऑल द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बुक, एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एक् नो लेज मेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ये होते स्पेलिंग, ऑप्शन ए में एरर है, मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। मीन, मीन मतलब तुच्छ, बड़ा ही अनफेयर, बड़ा ही घटिया, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होएगा, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा सा। नोबल, नोबल मतलब बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो मीन का ऑपोजिट क्या हो गया, नोबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोटोरियस मतलब बहुत ही शरारती, कुख्यात, शैतान, और नॉवल मतलब कि नया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी नोबल इज करेक्ट। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू, अब यहाँ पे करेक्ट ईडियम हमें पुट इन करना है। तो अगर आपके कोई चीज ड्यू है, पेंडिंग है, इसका मतलब है कि आपने उसको लिख तो रखा है, आपको पता है ये होने वाला है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो ऑन द कार्ड्स मतलब रिटर्न में तो है, मतलब कहीं पे लिखा हुआ है पर अभी आया नहीं, होने में टाइम है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब होता है कि ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, ज्यादा अटेंशन डिजर्व नहीं करता। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब कि उचित सम्मान के साथ। डन टू डेथ मतलब किसी को इतना अधिक कर देना कि बस किसी चीज को, किसी कार्य को इतना अधिक रिपीटेडली करना। सो ऑप्शन ए ऑन द कार्ड्स इज करेक्ट। इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन, किसमें, जो सामाजिक एवोल्यूशन, समाज का एवोल्यूशन हुआ है इमिटेशन के जरिए, इमिटेशन मतलब दूसरे की नकल करके। बाय रीजन ऑफ इट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से। द रॉयल स्टाइल इज द एजेंट, जो रॉयल स्टाइल है वो एक माध्यम है। एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड बाय द डोमिनेंट कास्ट, और जो उनके कल्चरल पैटर्न्स हैं उसको उसी प्रकार से डोमिनेंट क्लास द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, फैलाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो रॉयल स्टाइल है वो एक एजेंट है, किस चीज का एजेंट है, इन सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन, इसमें ये एजेंट है। 1 2, अब कैसे है, इमिटेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड बाय द डोमिनेंट कास्ट बाय रीजंस ऑफ इट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि पूरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो रॉयल स्टाइल है वही सोशल एवोल्यूशन बाय इमिटेशन का माध्यम बनता है, क्योंकि उनको देख के लोग प्रभावित होते हैं और वो जो भी कल्चर फॉलो करते हैं वो डोमिनेट कर देता है बाकी समाज के अंदर, ठीक है। सो अरेंजमेंट बन रहा है CADB, CADB, ऑप्शन बी इज करेक्ट। An agitated gathering of workers in the company disturbed the meeting. वर्ब क्या है, डिस्टर्ब्ड, क्या डिस्टर्ब किया, द मीटिंग, ऑब्जेक्ट हो गया। किसने किया, एजिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स, इन्होंने किया। अब इनकी क्वालिटी क्या है कि ये किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में मीटिंग चल रही थी उसी कंपनी के ये बंदे हैं, ठीक है। सो अब हमारा सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा, द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय, किसके द्वारा,
by an agitated gathering of workers in the company. Meeting of the company was disturbed. An agitated meeting of workers नहीं, incorrect. The meeting was disturbed by an agitated gathering of workers in the company. Option C is correct. कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं. इसका मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव कि आपको अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए. ठीक है. टू बी अफोर्डेबल, इनकरेक्ट. टू बी मॉडरेटली प्राइस, मतलब ठीक ठाक कीमत है, इनकरेक्ट. टू बी फ्री ऑफ चार्ज, कोई कीमत नहीं है, इनकरेक्ट. टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट. The dash of the company's CEO was widely praised for her innovative leadership. रेन, राइन, रेन. तो यहाँ पे उनके शासन की, उनके जिस ड्यूरेशन तक वो कंपनी के सीईओ बने रहे उस ड्यूरेशन की बात की जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेन. REIGN. क्या बोलते हैं? रेन, REIGN, शासनकाल. ठीक है. तो जो कंपनी के सीईओ का शासनकाल था उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती थी, सराहनीय रहा, क्योंकि उनकी लीडरशिप बड़ी इनोवेटिव थी, वो नए नए आइडियाज लेकर आते थे. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डैश. नया कंसेप्ट हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है. Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash and expensive for sale in their homeland. जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत लंबी दूरी तय करके एंशियंट टाइम्स में आते थे, कहीं दूर दूर ट्रैवल करते थे उन चीजों को खरीदने के लिए जो उनके देश में बहुत ज्यादा कम होंगी और बहुत ज्यादा महंगी होंगी. राइट. अब हमें पता है कि चाइनीज ट्रेडर्स यहाँ पर हिंदुस्तान में आए थे स्पाइसेस के लिए और यहाँ से काफी सारे नॉलेज लेकर गए हैं. राइट. और उनके वजह से जो इस्तेमाल किया जाने वाले पासेस हैं वो भी अभी मौजूद हैं. The Industrial Revolution brought dash in transportation and communication in the 19th century that eased trade across borders. की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कुछ लेकर आया. क्या लेकर आया? बदलाव लेकर आया, परिवर्तन लेकर आया, रेवोल्यूशन लेकर आया. किसमें? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में. ठीक है. कब? 19वीं सदी के दौरान में, जिसकी वजह से दुनिया भर में ट्रेड कर पाना आसान हो गया, सुगम हो गया. द थिंक टैंक मतलब जो सोचने विचारने वाली संस्थाएं होती हैं. सोचना विचारना मतलब ये नहीं कि वो बैठ के ऐसे सोचते रहते हैं, पर वो चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं. और कौन है ये? पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स states globalization dash after World War I and nations moved towards dash as they launched import taxes to more closely guard their industries in the aftermath of the conflict. अब बोल रहे हैं कि उनका कहना है, पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ग्लोबलाइजेशन में कुछ बदलाव आया, या तो वो गति पकड़ा या फिर वो धीमा हो गया. ठीक है. अब जो हमें चांसेस लग रहे हैं वो धीमे होने के लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि बोला कि नेशंस जो हैं वो इम्पोर्ट टैक्सेस लगाने लग गए. तो पहले ग्लोबलाइजेशन में टैक्सेस वगैरह नहीं लगते थे, अब टैक्सेस लगाने लग गए ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचा सके. राइट. तो क्या होगा? धीमा हुआ होगा. ठीक है. एंड नेशंस मूव टूवर्ड्स, वो बढ़े किस तरफ? क्यों? रुकावट की तरफ, या फिर कोई टर्म होगी इसके लिए जिससे कि वो क्या कर सकें? इम्पोर्ट टैक्सेस लगा सकें, जिससे कि वो अपने देश की इंडस्ट्रीज को बचा सकें, जो कि उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 से सीखा कि कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर वो ट्रेडिंग वगैरह बंद हो सकती है. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू पावर. नया पावर नहीं है, नया वेरिएशन नहीं है, नया डिजाइन नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है. तो नया कंसेप्ट नहीं है. Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash and expensive, plentiful, बहुतायत में थी उनके देश में. जब मेरे खुद के देश में बहुतायत में चीज है तो मैं दूसरे देश से इंपोर्ट कोई चीज क्यों करूंगी? राइट. कॉमन, आम है, मेरे देश में आसानी से मुझे मिल रही है, आम है, तो मैं दूसरे देश से क्यों इंपोर्ट करूंगी? वो तो मेरे देश में मिल रही है, सस्ती मिल जाएगी. बल्कि प्रिजर्व मतलब जिसको संरक्षित किया गया है, या फिर रेयर है. तो जो चीज रेयर है उसी को मैं लेकर आऊंगी ना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट डैश इन ट्रांसपोर्टेशन केओस मतलब उथल पुथल, एडवांसेस मतलब तरक्की, इश्यूज मतलब मतभेद, अ डिक्लाइन यानी कि कमी. तो वो एडवांसेस कराए. ठीक है. एडवांसेस लेकर आए यानी कि तरक्की लेकर आए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
The think tank Peterson Institute for International Economics states globalization after World War One. Trooped मतलब इकट्ठा हो जाना, soared मतलब कि तेजी से बढ़ना, de-escalate मतलब धीमा घट जाना किसी चीज का, या फिर स्टेल्ड मतलब रुक जाना. तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो गई, रुक गई. ऑप्शन डी इज करेक्ट. स्टेल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड नेशंस मूव टूवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म मतलब बचाव का तरीका, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का तरीका. तो वो अपनी इंडस्ट्रीज को गार्ड कर रहे थे ना, तो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ गए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.